हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th आईएससी स्पेसिमेन पेपर 2025 डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन ए से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे 65 मार्क्स का ये पूरा सेक्शन ए है और इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 15 सब पार्ट्स है, MCQ बेस्ड है और ये 15 मार्क्स का यानी 1 मार्क्स ईच। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं। अ मैट्रिक्स विच इज़ बोथ अ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक इज नोन एज। तो अगर किसी मैट्रिक्स में सिमेट्रिक भी है और वो स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज हो और साथ साथ A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज हो। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए और वो केवल और केवल एक नल मैट्रिक्स में ही होता है। ऑलराइट, अगर कोई भी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है तो उसी में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इसलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑलराइट, चलिए सेकंड वाला देखते हैं। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x इंटू e टू द पावर x dx। ये थोड़ा सा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाएंगे। आई लेट के हिसाब से एक्सपोनेंशियल जो है वो सबसे लास्ट में आता है, इसलिए यहाँ पे ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा और ये फर्स्ट फंक्शन। उसके बाद आप इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा a टू द पावर x e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस लॉग a। पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, इसलिए हमें ये ध्यान से देखना पड़ेगा कि किस फॉर्मेट में लेके आना है। अब आपको पता है लॉग a बेस a क्या होता है, हमेशा एक फार्मूला जो होता है लॉग a बेस a 1 के बराबर, वैसे ही लॉग e बेस e भी 1 हो जाएगा। ऑलराइट, तो अब देखिए लॉग a प्लस लॉग b है तो क्या हो जाएगा लॉग a इंटू बी। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन बी विल बी राइट। चलिए थर्ड वाला देखते हैं। tan इनवर्स x गिवन है 3 tan इनवर्स a के बराबर। तो ये ITF का सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला है और इसमें कंडीशन ये रहती है कि मॉड ऑफ a शुड बी लेस देन 1/√3। जब आप सारे फार्मूला रिवाइज करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे ये बगल में कंडीशन लिखी रहती, ठीक है। तो मॉड ऑफ a विल बी लेस देन 1/√3, ऑप्शन सी। ये वाला फॉर्मूला है। फोर्थ वाला देखते हैं चलिए। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन गिवन है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन a इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू सी इज 3। तो यहाँ पे असर्शन फॉल्स हो गया, डिग्री 3 नहीं होगी। और रीजन क्या गिवन है, इफ़ ईच टर्म इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल और कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पॉलिनोमियल देन हाईएस्ट। हाँ, तो ये रीज़न बिल्कुल सही है। हाईएस्ट एक्सपोनेंट को ही, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के हाईएस्ट एक्सपोनेंट को ही हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो ये हो जाएगी इसकी डिग्री, यानी असर्शन इज फॉल्स एंड रीज़न इज ट्रू, ऑप्शन डी। फिफ्थ वाला देखते हैं। 5 नंबर्स x1 x2 x3 x4 एंड x5 आर रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम नंबर्स 1 2 3 till 18 एंड आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर सच दैट। अब यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में भी इनको अरेंज किया गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट x2 इज 7 एंड x4 इज 11। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे x2 और x4 की वैल्यू फिक्स कर दी गई है, 7 और 11। बाकी बचे नंबर्स हमारे कुछ इस तरह रहेंगे। x1 के लिए आपके पास पॉसिबल आउटकम्स है 1 से लेके 6 तक, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में है इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं रख सकते, केवल ये 6 नंबर्स में से एक रख सकते हैं। x2 के लिए फिक्स है 7 होना चाहिए और x3 के लिए यहाँ पे भी देखना पड़ेगा x4, क्योंकि 11 फिक्स है तो यहाँ पे 7 से बड़ा और 11 से छोटा नंबर यानी 8 9 10 में से कुछ भी रखा जा सकता है। इसी तरह x5 जो है वो 11 से ऊपर की कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है। अब अगर ध्यान से देखें तो x1 के लिए 6 पॉसिबल वेज हैं चॉइसेस, x3 के लिए 3 और x5 के लिए 7। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए फेवरेबल, 6 इंटू 3 इंटू 7। अब हमें देखना होगा कि टोटल हमारे पास कितने ऑल ओवर कितने चॉइसेस होंगी। 18 में से हमें 5 नंबर सेलेक्ट करने हैं, तो उसका तरीका क्या होगा 18C5। तो इसको सॉल्व करेंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी 1/68 विच इज़ ऑप्शन सी। चलिए सिक्स्थ वाला देखते हैं। इफ़ ABC MNP एंड XYZ इज इक्वल टू K, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 6A 2B 2C 3M NP एंड 3XYZ।
अब यहाँ पे देखिए इसको इसी फॉर्मेट में पहले तो चेंज कर लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे सबसे पहली वाली रो से, अगर हम यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, और उसके बाद आप पहले वाले कॉलम से 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 6, और ये पूरे इसी की वैल्यू आपको दिया है k के बराबर, तो 6k ऑप्शन डी। 7th वाला देखते हैं, ग्राफ का क्वेश्चन है x। 7th वाला ग्राफ से रिलेटेड है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 या फिर क्यूब रूट ऑफ x। स्टेटमेंट 1 है कि ये क्या कॉन्टिन्यूस है x इज इक्वल टू 0 पे, और स्टेटमेंट 2 है डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या होता है, LHL, RHL और f एट 0 वो तीनों इक्वल आता है। आप करके इसको सॉल्व करके देखिएगा, इक्वल आएगा। और वैसे भी अगर ये ग्राफ पे देखें तो कहीं पे भी पेन को उठाना नहीं पड़ा है, एक कॉन्टिन्यूस ग्राफ बना है, इसलिए ये कॉन्टिन्यूस है। स्टेटमेंट 1 यहाँ पे सही है। 2 वाली स्टेटमेंट है, द अबव ग्राफ इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंशिएबल होगा या नहीं, उसके लिए पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। अब इसका डेरिवेटिव कुछ इस फॉर्मेट में आ रहा है, अगर यहाँ नीचे 0 लिख देंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, विच मीन्स इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। चलिए 8th वाला क्वेश्चन देखते हैं, वैल्यू ऑफ dy बाई dx इफ y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 4 एट x इज इक्वल टू 3। तो पहले तो दोनों मॉड्स को चेक कर लेंगे क्या इस पे वैल्यू सही है। तो x इज इक्वल टू 3 पे ये वाली तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 3 माइनस 1 2, तो केवल x माइनस 1 लिख देंगे तब भी सही है। पर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी, -1 आ रहा है, इसका मतलब माइनस ऑफ x माइनस 4 ऐसे लिखना पड़ेगा। ऑलराइट, ब्रैकेट ओपन करिए तो ये क्या हो जाएगा, x और x कैंसिल हो गया, -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू 3 आ रही है, यानी dy बाई dx क्या हो जाएगा, 0, ऑप्शन बी। 9th वाला देख लेते हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ 2 इक्विवेलेंस रिलेशन इज ऑलवेज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और स्टेटमेंट 2 है, यूनियन ऑफ 2 इक्विवेलेंस रिलेशन इज ऑलवेज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बताना इनमें से कौन सी सही है, या क्या एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या नहीं है ऐसा। तो सबसे पहले हम पहला वाला चेक करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ 2 इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं, लेट 2 इक्विवेलेंस रिलेशन भी R1 एंड R2। ये भी इक्विवेलेंस होगा क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी दिख रहा है आपको, नीचे भी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है दोनों। तो इनका इंटरसेक्शन निकाला तो हो जाएगा 1 1 2 2 एंड 3 3। आपको पता होगा स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन अगर हमें सेट के एलिमेंट से लिखना है, लेट से सेट का एलिमेंट यहाँ पे 1 2 3 है, तो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 एंड 3 3। तो R1 इंटरसेक्शन R2 में ये जो आ रहा है वो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ऑलराइट, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 तो सही है, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ 2 इक्विवेलेंस इज इक्विवेलेंस। चलिए स्टेटमेंट 2 की बात कर लेते हैं। यूनियन के लिए एक कंडीशन लेते हैं, लेट से हमारे पास फिर से 2 यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन है R1 और R2 फ्रॉम सेट A। अगर इनका यूनियन करेंगे तो क्या होगा, ये केवल एक ही बार लिखा जाएगा और उसके बाद 1 2 2 1 1 3 एंड 3 1 ये लिख दिया गया। चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक भी है, 1 2 है, 2 1 है, अगर 1 3 है तो 3 1 है, ये सिमेट्रिक भी है। पर क्या ये ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 है, यानी कि ठीक है। दूसरा कोई देखेंगे, 2 1 है, 1 3 है, पर 2 3 नहीं है। एक भी कंडीशन मिल गई फॉल्स, इसका मतलब फॉल्स हो गया, यानी ट्रांजिटिव नहीं है। अगर ये ट्रांजिटिव नहीं है तो ये इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, यानी स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। तो हम ये बोल सकते हैं स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ऑलराइट, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे हिसाब से। हो सकता है आपके यहाँ पे मार्किंग स्कीम में कुछ और गिवन है ऑप्शन, पर एक बार इसको रीचेक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए 10th वाला देखते हैं। इन अ थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स Aij डिनोट्स द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। और कुछ उसकी एलिमेंट्स की फिलिंग इस तरह से है। सबसे पहले तो 3 × 3 की मैट्रिक्स है, तो उनका अरेंजमेंट इस तरह से होगा।
अब इन्होंने बोला क्या है, अगर i इक्वल टू जे है तो 0 लिख दो वहाँ पे, यानी ये सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। अगर i ग्रेटर दैन जे है तो 1 हो जाएगा। i ग्रेटर दैन जे पे एक ये वाला आ रहा है, एक ये वाला आ रहा है और एक ये, तो यहाँ इन तीनों जगह 1 लिख दिया। i लेस दैन जे में यानी 1 लेस दैन 2, 1 लेस दैन 3 एंड 2 लेस दैन 3 ये कंडीशन आ रही है, तो यहाँ पे हम लोग -1 लिख देंगे। ऑलराइट, अब इन्होंने क्या बोला है, असर्शन मैट्रिक्स A इज़ नॉट इन्वर्टिबल एंड रीज़न डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ 0। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए पहले, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने पे 0 ही आएगा, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 उसका डिटर्मिनेंट हमेशा ही 0 आता है। तो ये डिटर्मिनेंट इसका 0 है, और क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 है इसलिए ये इन्वर्टिबल भी नहीं है, यानी असर्शन इज़ ऑल्सो ट्रू एंड रीज़न इज़ ऑल्सो ट्रू। बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक है, चलिए 11th वाला देखते हैं। गिवन टू इवेंट्स A एंड B सच दैट A/B इज़ 0.25 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज़ 0.12। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे लेटर P मिसिंग है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट B हैज़ अकर्ड है, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B है, और आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B नॉट। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B गिवन है आपको, और A इंटरसेक्शन B भी गिवन है। इससे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकाल लेंगे, जो कि आ रही 0.48। अब क्योंकि यहाँ पे B नॉट है, इसका मतलब हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B नॉट इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B नॉट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट, विच मीन्स हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट पता होना चाहिए, तो हम लोग 1 में से सब्ट्रैक्ट करके इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि इनको प्रोबेबिलिटी ऑफ A भी देना चाहिए था, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B नॉट का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस B। ऑलराइट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस B कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, इस तरह से निकाला जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B तो आपको पता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ A नहीं पता है। तो मेरे हिसाब से इसका जो क्वेश्चन है वो इनकम्प्लीट है, लेकिन फिर भी अगर हमें इसका सॉल्यूशन समझ में आएगा तो आपको हम इसका डिटेल सॉल्यूशन अगली वीडियो में बता देंगे। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 3 इज़ 3, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A आपको गिवन है कितना, 3 के बराबर। इफ़ C इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A, C कैसी मैट्रिक्स है, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ C स्क्वायर। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने लिखी, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A का मतलब क्या है, एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज। ये ना बोल के इन्होंने लिखा है यहाँ पे इनडायरेक्टली कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A। तो अगर हम बोथ साइड डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ C विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज। अब आपको ऑलरेडी पता होगा A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाले या A का डिटर्मिनेंट, एक ही बात होती। वैसे ही अगर एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हो या एडजॉइंट ऑफ A का, वो भी सेम है। तो ये आपको रिलेशन पता चल गया। अब आपको डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A निकालने का फॉर्मूला पता है, A डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n-1। सारे आपको वैल्यूज़ गिवन है, यहाँ से आप डिटर्मिनेंट ऑफ C निकाल लेंगे, और फिर अगर C स्क्वायर का निकालना है तो वो उसका स्क्वायर हो जाएगा, 81 हो गया। 13th वाला देखते हैं। इफ़ अ रिलेशन R on a set ABC defined by R is equal to B, B, then classify the relation। ये कैसा रिलेशन है ये बताना है। तो यहाँ पे ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन हो सकता है, क्योंकि अगर B, B है तो B, B भी है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक होगा। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि A, A और C, C नहीं गिवन है। ट्रांसिटिव भी हो सकता है, क्योंकि आपको ट्रांसिटिव का केस पता होना चाहिए एक, कि इफ़ देयर इज़ A, B एंड B, C, तो रिलेशन में A, C होना चाहिए, तभी वो ट्रांसिटिव होगा। लेकिन एक और केस होता है, इफ़ देयर इज़ A, B और B, C नहीं है, तब भी हम लोग बोल देंगे कि ये ट्रांसिटिव है, यानी कंपैरिजन वाला नहीं है, तब भी वो ट्रांसिटिव भी माना जाएगा। सिमिलरली अगर B, B आपके सेट में है
और किसी और से इसको कंपेयर करके ट्रांजिटिव नहीं बताया जा सकता है तो भी ये ट्रांजिटिव है, विच मीन्स इट इज़ असिमेट्रिक एज वेल एज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। 14th वाला देखिए, ग्राफ से पूछा गया है R to R एक फंक्शन है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर और ये ऑन टू नहीं है, ऐसा प्रूव करना है। तो आपको पता है ऑन टू के लिए क्या होता है कंडीशन, फॉर एवरी वैल्यू इन द कोडोमेन देयर शुड बी अ प्री इमेज इन x। या फिर अगर ग्राफ के बेस पे देखें तो हर एक y की वैल्यू के लिए x की वैल्यू आपको प्री इमेज मिलनी चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं y की काफ़ी सारी जो नेगेटिव वैल्यूज़ है यहाँ पे आपको ग्राफ इंटरसेक्ट करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ऊपर तो चलिए ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ मिल रही हैं, जैसे इस पॉइंट पे हमें x की ये वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन इन सारे पॉइंट्स पे नीचे वाले पे नहीं मिल रही। तो अगर एक भी नहीं मिलती है प्री इमेज तो हम बोल देते हैं वो नॉट ऑन टू है। तो यहाँ तो काफ़ी सारी हैं, क्योंकि रियल टू रियल है ना ये, इस वजह से ये ऑन टू नहीं होगा। 15th वाला देखते हैं, देयर आर 3 मशीन्स एंड 2 ऑफ देम आर फॉल्टी, they are tested one by one in random order till both the faulty machines are identified. What is the probability that only 2 tests are needed to identify the faulty machine? अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 3 मशीन्स में से 2 फॉल्टी हैं, ये आप कैसे बता सकते हैं कि अगर 2 ही टेस्ट में बताना हो? तो ये तभी पॉसिबल है जैसे आपने पहला टेस्ट किया और उसमें एक मशीन जो है वो फॉल्टी निकल आई, तो हमें ये तो पता चल रहा है लेट्स से ये मशीन 1 है, मशीन 2 है और मशीन 3 है। तो मान लीजिए इस जगह पे टेस्ट परफॉर्म हो रहा है, हमने मशीन 1 को उठाया, इसको टेस्ट किया, अगर ये फॉल्टी निकल आती है विच मीन्स कि M2 या M3 में से भी एक फॉल्टी होगी। मान लेते हैं M2 उठाया हमने और वो डिफेक्टिव नहीं है, फॉल्टी नहीं है, नॉन फॉल्टी है। तो क्या इससे आपको पता नहीं चल गया कि ये वाली बची हुई फॉल्टी होगी, क्योंकि इन्होंने बोला क्या है 2 ऑफ देम आर फॉल्टी। तो एक तो ये तरीका है कि हमने एक फॉल्टी मशीन उठाई हो और एक नॉन फॉल्टी, तो उससे भी पता चल जाएगा कि जो बची हुई रखी है वो भी फॉल्टी है। दूसरा तरीका क्या है कि मान लेते हैं मशीन 1 आपने उठाया वो फॉल्टी थी, मशीन 2 उठाया वो भी फॉल्टी है, तो ये भी 2 टेस्ट में ही पता चल रहा है कि हमें फॉल्टी मशीन मिल गई। जो बची हुई है वो M3 जो है वो नॉन फॉल्टी है। कहने का मतलब ये है कि 2 पॉसिबल वेज हैं इनके टेस्ट करने के। पहला है कि अगर एक फॉल्टी मिल गई और एक नॉन फॉल्टी, या दूसरा टेस्ट जिसमें दोनों फॉल्टी मशीन। तो कैसे करेंगे ये? प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर फॉल्टी, कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे? पहली मशीन उठाई हमने 2 आउट ऑफ 3, क्योंकि फॉल्टी मशीन की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3 और नॉन फॉल्टी की 1/3। तो ये है डिनोट कर रहा है कि बोथ ऑफ देम आर फॉल्टी। तो पहली हमने फॉल्टी मशीन उठाई, अब कितनी मशीन बची वहाँ पे? 2 में से एक उठाने का तरीका क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो इससे भी हमें पता चल गया कि 1/3 इज़ द प्रोबेबिलिटी। दूसरा केस क्या है? ये तो अभी हमने बोथ फॉल्टी का डिस्कस कर लिया। अब ये वाला केस देख लीजिए, हो सकता है एक फॉल्टी हो और एक नॉन फॉल्टी। तो पहली वाली अगर गुड है, नॉन फॉल्टी है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3। और दूसरी वाली, अब 2 मशीन्स हमारे पास बची और वो दोनों ही फॉल्टी हैं, यानी 2/2, तो यहाँ से भी 1/3 आ रहा है। दोनों केसेस को ऐड अप कर लीजिए, यानी कि 2/3 इज़ द प्रोबेबिलिटी कि हम 2 टेस्ट में ही ये पता कर सकते हो। ऑलराइट।